कश्मीर में जैसे ही चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, घाटी का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सत्ता पाने के लिए तमाम दल हर हथकंडे अपना रहे हैं। पाकिस्तान प्रेम की बात हो या फिर बैंस संगठन के चुनाव मैदान में उतरने का समर्थन, जम्मू कश्मीर में ऐसा ही हो रहा है। इस बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी भी इस बार चुनावी मैदान में उतर गया। खबर है कि जमाते इस्लामी अपने नेताओं को निर्दलीय मैदान में उतार रहा है। खबरों की माने तो कश्मीर में 10 से 12 सीटों पर जमाते इस्लामी अपने उम्मीदवार उतार सकता है। प्रतिबंधित होने की वजह से जमाते इस्लामी निर्दलीय चुनाव लड़ा रहा है। जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने का समर्थन फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और महबूबा मुफ्ती खुलकर कर रही है। इन दोनों पार्टियों ने समर्थन में क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले जमाते इस्लामी की कुंडली जान लीजिए। जमाते इस्लामी पर पहली बार 2019 में प्रतिबंध लगा था। इस साल प्रतिबंध को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। पार्टी ने मामले से निपटने के लिए केंद्र सरकार के स्थापित विशेष न्यायाधिकरण से संपर्क किया था। पिछले सप्ताह विशेष न्यायाधिकरण ने प्रतिबंध को बरकरार रखा और प्रतिबंध को रद्द करने से इनकार कर दिया। जमाते इस्लामी पर आतंकी संगठनों को फंड और वैचारिक समर्थन देने का आरोप है। जमाते इस्लामी पर कश्मीर में आतंकवाद, आतंकी संगठनों और पथराव का समर्थन करने का आरोप है। वो संगठन जो कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात करता हो, जो आतंकियों का खुला समर्थन करता आया हो, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी उस संगठन का खुला समर्थन कर रही है और बैन हटाने की मांग कर रही है। जो इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, आपको तो इन चीजों का खैर मकदम करना चाहिए कि वो लोग जो 30 साल 35 साल जम्मू कश्मीर को इस मुल्क से अलग करने के लिए जो है बात कर रहे थे, आज वो इस मुल्क के आईन पे जो है हल्फ उठाने के लिए तैयार हैं। ये बुरी बात तो हो नहीं सकती, ये तो अच्छी बात है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि उनके ऊपर जो बैन लगा हुआ था, वो बैन अगर उठ जाता तो अपने सिंबल और अपने पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़ते। चलिए, नहीं हुआ। अगर आज़ाद उम्मीदवार ही सही उतरे मैदान में, देखते हैं कौन कहाँ पे खड़ा है। बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसके बजाय वो चोरी छुपी किसी और को वोट दें। अच्छा है कि वो खड़े हो जाएं और आगे आएं इस रियासत को अच्छा करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, पर मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमात इस्लामी के ऊपर बैन हटाना चाहिए, क्योंकि अगर इस मुल्क में कम्युनल जमातें जैसे जो पूरे मुल्क में जहर फैला रही हैं इस वक्त, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो जुलूस निकालते हैं, जो मस्जिदों पे पत्थर मारते हैं, जो मुसलमानों को लिंच करते हैं, आप उन पे तो बैन नहीं लगाते हैं। जमात इस्लामी जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका तालीम में बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने सैलाब में बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने कोविड में लोगों की बड़ी मदद की, उनके ऊपर बैन लगा दिए। क्यों लगाया बैन? अगर आप चाहते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उस जमात के ऊपर से बैन हट जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी सत्ता पाने के लिए आतंकियों को समर्थन करने वाले जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने का स्वागत कर रही है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को टिकट देने के सवाल पर टोकनिज्म पर भरोसा नहीं रखने की दलील दे रही है। अब हमें टिकट का फैसला करने दीजिए, हम कर लेंगे। हम टोकनिज्म पे भरोसा नहीं रखते। हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है वो अपने घर सही सलामत वापस आएं और यहाँ पे बसने का काम करें। उनको यहाँ से दोबारा निकलने का काम और निकालने का काम इस हुकूमत ने किया। सबसे ज़्यादा अगर कश्मीरी पंडितों को ने तकलीफ़ों का सामना किया, वो इस हुकूमत के दौरान किया, जब उन पे दोबारा टारगेटेड अटैक शुरू हुए, जब उन्हें यहाँ अपने घर और अपनी नौकरियाँ छोड़ के जम्मू जाना पड़ा। तो बीजेपी टिकट दे के अपने गुनाहों को जो है धुलवा नहीं सकती। बाकी कश्मीरी पंडितों को नुमाइंदगी देना, उनको सही जगह पहुंचाना, उनको जगह देना, वो तो हम कर ही लेंगे। अब्दुल्ला की पार्टी हो या महबूबा की, दोनों के मैनिफेस्टो में 370 की बहाली का भी वादा है। पहले चरण के चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन अब्दुल्ला ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी की बात कही। साथ ही पाकिस्तान से दोस्ती का राग भी अलापा। क्या कभी आप ये समझते थे कि हिंदुस्तान आजाद होगा? और जिस जमात ने इसको लिया है 70 साल से 75 साल से, उसके लिए वो कोशिश कर रहे थे। कोई घबराने की बात नहीं है। क्यों ना 100 साल लगे, और एक दिन यहाँ के लोगों की
जो उम्मीदें हैं वो पूरी हों। हमारा ये मानना है जम्मू कश्मीर का समस्या का समाधान होना चाहिए, इस मुल्क के आइन के अंदर होना चाहिए, और उस मुल्क के आइन का हिस्सा है 370। अगर आप 370 को अलग करते हो तो फिर आप वही बात कहते हो जो सेपरेटिस्ट कहते हैं कि हमें 370 नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, हमें मुल्क से अलहदा होना है, वो सेपरेटिस्ट कहते हैं। मगर अगर मुल्क के साथ, हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़े रखना है तो आप पुल को नहीं तोड़ सकते। मैं तो बहुत कुछ हूँ, मैं तो खालिस्तानी भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ, अमेरिकन एजेंट भी हूँ, और अगर कोई चीज रह गई वो भी मैं हूँ। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में गठबंधन किया है, लेकिन 370 पर कांग्रेस खामोश है। बीजेपी कांग्रेस से फिर सवाल कर रही है, कांग्रेस का स्टैंडर्ड क्या है? ये गठबंधन तो पहले भी रहे हैं, नाम बदलते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को यहां से जीत हासिल हुई है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के मैनिफेस्टो में कॉन्ट्रडिक्शन है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि जय जी हमें मौका मिलेगा हम 370 को बाहर करेंगे, लेकिन कांग्रेस का क्या मौकिफ है? सवाल ये है। भारतीय जनता पार्टी को पूछने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब 370 नहीं हटाता तब भी हम कहते थे कि जिस दिन हमें बहुमत मिलेगा हम हटाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के जब तक जनसंघ का जन्म हुआ था सन 1952-53 से, तब तक हमारा मौकिफ रहा। लेकिन इनसे पूछा जाए कि इनका क्या स्टैंड है, ये इधर है कि उधर है, या कहीं भी नहीं है। ऐसे में सवाल है कि जो संगठन बैन है, जो संगठन आतंकियों का मददगार है, उसके चुनाव लड़ने का समर्थन क्यों? सवाल यह भी है कि कश्मीर और कश्मीरियत की बात करने वाली फारूक अब्दुल्ला की पार्टी कश्मीरी पंडितों को टिकट देने की बात पर टोकेनिज्म की बात क्यों कर रही है? सवाल है कि सत्ता पाने के लिए क्या एनसी और पीडीपी 370 के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं? और सवाल कांग्रेस से भी है कि क्या वो जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने का समर्थन करती है? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत गौरव भाई आपसे करता हूं कि जमाते इस्लामी एक बैन संगठन, प्रतिबंधित संगठन, उससे इतनी मोहब्बत, फिर तो जैश से भी मोहब्बत हो जाए, फिर तो लश्कर से भी मोहब्बत हो जाए। देखिए भाई, जैसा आप मीडिया के चैनल से दिखाना चाहते हैं वैसा नैरेटिव सेट नहीं हो सकता। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमेशा कोशिश की पिछले कई 70 सालों से आज तक कि जितने लोग जो इसको, जब से हमारे मिलिटेंसी जो है जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई और जो लोगों ने इस तरफ रुख किया, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको डेमोक्रेसी के अंदर उनको मेन स्ट्रीम में लाके उनको इलेक्शन लड़ाया जाए। तो आपको इस चीज की मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लोगों को खुशी होनी चाहिए। आप जो पॉलिटिकल पार्टीज है भाजपा की, उनकी मैं समझ सकता हूं कि उनकी क्या विडंबना है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको कम से कम इस चीज की खुशी होनी चाहिए कि मेन स्ट्रीम के अंदर अगर कुछ लोग आना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नीचे झंडे के तले वो अगर इलेक्शन लड़के मेन स्ट्रीम में आके अपना इलेक्शन लड़ते हैं, तो इसमें मुझे समझ नहीं आती इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है। जब वो गौरव भाई आपकी परिभाषा के हिसाब से, गौरव भाई आपकी परिभाषा के हिसाब से बुरहान वानी आज की डेट में अगर होता, मारा नहीं गया होता, और अगर कहता कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं तो उसको चुनाव लड़ा देना चाहिए था। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो पॉलिसी नहीं है। आप देखिए, पिछली सरकार के भी जब मुफ्ती साहब के साथ भाजपा ने सरकार बनाई तब भी हीलिंग टच पॉलिसी चलाई। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूं ना, सीधे बताइए ना, आपके हिसाब से बुरहान वानी आतंकी जो सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार हुआ, अगर आज वो बचा होता और कहता कि मैं आ रहा हूं चुनाव लड़ूंगा, तो आपके हिसाब से उसको लाकर सच सम्मान चुनाव लड़ा देना चाहिए था। आप इस विचारधारा के पोषक हैं। तो 2014 में जो सरकार चुनी गई थी भाजपा और पीडीपी की, इनमें हीलिंग टच पॉलिसी क्या थी? तो सर सुनिए, अभी मैंने सवाल, सर सुनिए ना, अभी सवाल मैंने आपके और कांग्रेस के गठबंधन पर नहीं पूछा कि उसका काउंटर आप बीजेपी और पीडी के गठबंधन से दे रहे हैं। मेरा सवाल एक प्रतिबंधित, सर आप सच्चाई की बात कर रहे थे ना गौरव कपूर, सुनिए, आप सच्चाई की बात कर रहे थे, सुनिए, मैं देश को पहले सच्चाई बता दूं, उसके बाद फिर आपके पास आता हूं। सच्चाई यह है कि जमाते इस्लामी प्रतिबंधित संगठन है। सच्चाई यह है कि उसको रद्द करने से, उसका प्रतिबंधन रद्द करने से इंकार कर दिया गया। सच्चाई यह है कि जमाते इस्लामी पर आतंकवाद, आतंकियों, आतंकी संगठनों को फंड करने और जो पत्थरबाज थे कश्मीर में उनको फंड करने और पथराव में समर्थन करने का उस पर आरोप है। आप चाहते हैं कि ऐसे संगठन से प्रतिबंध हट जाए और उसके लोग आ जाए चुनाव में? तो आप मुझे बताइए, जब आप एक तरफ फिर आप क्यों कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार क्यों कोशिश करती है कि इन लोगों को जो इस तरफ चले गए उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए? एक तरफ आप कोशिश करते हैं, एक तरफ अगर वो आ रहे वो आपको हजम नहीं हो रहा। आप मुझे बताएं फिर डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? नहीं, कौन सा डबल स्टैंडर्ड है? नहीं, डबल स्टैंडर्ड कौन सा है? गौरव कपूर, आपकी चुनावी मजबूरी कैसी है
कि आपने ये मान लिया कि बुरहान वानी आज की डेट में अगर होता और वो चुनाव लड़ना चाहता तो उसे चुनाव लड़ा देना चाहिए था। फिर तो उस परिभाषा के हिसाब से कसाब भी अगर बचा होता और फांसी नहीं देनी चाहिए थी। वो कहता कि मैं आ गया हूं, गलती हो गई हिंदुस्तान में आकर, गलती हो गई मुंबई में अटैक करके, चुनाव लड़ाओ, मैं यहाँ का नागरिक बन जाऊंगा। फिर तो वो कर देना चाहिए था सर। आपका सिटीजन ऑफ इंडिया था जिसको इलेक्शन लड़ता, लेकिन जो नागरिक है जो देश नहीं तो आपके हिसाब से, जम्मू कश्मीर आपके हिसाब से तो नहीं, आपके हिसाब से तो नागरिकता भी आप देने की मांग कर देते सर। आप तो नागरिकता देने की भी मांग कर देते। देखिए आपने आपकी पार्टी के नेता असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं और बाहर आकर कहते हैं भावनाओं में बह गया था। देखिए मेरी बात सुनिए, आप बात को अगर आप अलग अलग बातों को एक ही बात को अलग अलग पेश करेंगे ऐसे सारी बातें एक सूत्र में है, कोई अलग अलग बातें नहीं है। गौरव कपूर, एक तरफ से आप मेन स्ट्रीम की बात करते तो आपको इस चीज की खुशी होनी चाहिए सर। मेन स्ट्रीम इस देश के नागरिकों के लिए है, मेन स्ट्रीम उन लोगों के लिए जो इस देश के संविधान में भरोसा करेंगे। मेन स्ट्रीम ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो आतंकी बन जाए, मेन स्ट्रीम ऐसे लोगों के नहीं है जो सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसाए। ये बात आप समझ लीजिए। ये लोग मेन स्ट्रीम में गले छोड़ते हैं, मेन स्ट्रीम में आते हैं, तब भी आप कहते हैं ये ऐसे कैसे चलेगा सर। बहुत शानदार परिभाषा आपने गौरव कपूर दी है। शाहजहां इल्मी, इनके हिसाब से इन्होंने मान लिया बुरहान वानी भी आज की डेट में होता, कहता मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं तो चुनाव लड़ा देना चाहिए। जो बंदूक, अरे सर रुक जाइए, हाँ सर रुक जाइए ना, रुक जाइए। आप जो है ठीक है सर, मैं कोई गलत एग्जांपल सेट नहीं कर रहा हूं। आपके हिसाब से जैश और लश्कर को भी चुनाव लड़ने की छूट होनी चाहिए। आपके हिसाब से आप हाफिज सईद पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहा है तो फिर क्या ही गलत कर रहा है आपके हिसाब से? नहीं सर, तो आपके हिसाब से हाफिज सईद का खानदान चुनाव लड़े, आपके हिसाब से क्या ही गलत हो रहा है पाकिस्तान में? फिर तो बहुत अच्छा हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के चलिए शाहजहां इल्मी, रुकिए सर, चलिए आऊंगा सर, आऊंगा अभी आऊंगा एक आप सबको नमस्कार, आदाब अर्ज है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छा हुआ कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भाई साहब बैठे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। क्या उनकी सोच है जमात इस्लामी को लेकर, क्या पीडीपी की सोच रही है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन एक बार फिर से पूरी तरह से आप लोग अब फिर से जान गए हैं, देश के लोग, कि अभी तक ये चाहते हैं कि जो प्रतिबंध जो लगा हुआ है उसको हटाया जाए और उनको पूरा हक है लड़ने का देश में, चाहे जब चुनाव की बात हो, और उनको देश में देश के खिलाफ जहर फैलाने का और देश के खिलाफ सारी गतिविधियां करने का और देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का भी पूरा अधिकार है। ये पूरी तरह से जो सोच पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है वो फिर से साफ हो गई है। इसके लिए आपके इस शो के लिए कॉन्फ्रेंस का इतिहास देख लीजिए। दूसरी सबसे जरूरी बात, देखिए दो मुद्दे हैं, दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। मुझे लगता है इन मुद्दों पर ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन मुझे लगता है इन मुद्दों पर टिकेगा, बल्कि पूरे देश में इसकी गूंज रहेगी। और वो क्या मुद्दे हैं कि क्या सोचती है कांग्रेस पार्टी जब वो गठबंधन करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने राष्ट्रीय ध्वज का, अपने संविधान का और आरक्षण का। आजकल बहुत आरक्षण भाई साहब चिल्ला रहे हैं, उसके बारे में एक तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा, उसके बारे में मैं आऊंगी। दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल, ये जो प्रतिबंधित जमात इस्लामी है, इसको इस तरह से उसके बैन हटाने की मांग करके क्या मांग करना चाह रही है पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनकी हाथ पकड़े हुए उनकी साथी कांग्रेस पार्टी। मुझे लगता है ये सवाल जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं है, ये सवाल महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। शाजिया आपने बात कही, मैं एक स्टैंड का रिएक्शन ले लेता हूँ। अब बताइए चंद्रमोहन जी, वाले लोग हैं, चंद्रमोहन जी, मैं कश्मीरी पंडित वाले सवाल पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले चंद्रमोहन जी एक बात बताइए, आप जो भी गौरव कपूर ने कहा है उसके साथ हैं आप? आपके हिसाब से जमात इस्लामी का चुनाव लड़ना ठीक है? आपके हिसाब से बुरहान वानी आज की डेट में होता तो भी चुनाव लड़ा देना चाहिए था अगर वो मान जाता तो? फिर तो जैश और लश्कर का भी चुनाव लड़ जाना ही ठीक है। देखिए, बड़ी कई डिबेटों में बैठे हैं, आपके साथ भी बैठे हैं राकेश भाई, लेकिन मैंने भाजपा को हर बार कमजोर होते ही देखा है। उनको अपने समय के ऊपर बोलते समय अपनी बात की बात नहीं कहनी पड़ती, या तो वो कहते फंस जाते हैं। अगर बुरहान वानी की बात कहते हैं और बुरहान वानी को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए और बुरहान वानी को इलेक्शन के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार है,
तो फिर भाजपा के नेता और भाजपा की सरकार जो दिल्ली में बैठी थी वो तबला बजा सर, एक मिनट, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं सर, सुनिए ना सर, ये जिम्मेदारी वाली बात नहीं हुई है। मैंने नहीं सुनिए सर, मैंने सिर्फ आपकी पार्टी का स्टैंड पूछा है, और आपकी पार्टी का स्टैंड इसलिए पूछा है चंद्रमोहन जी। एक मिनट सर, एक चीज क्लियर हो जाए। मैंने कोई मजबूरी जिम्मेदारी की बात नहीं की है। मैंने गौरव कपूर ने जो भी कहा, आपकी पार्टी का मैं स्टैंड जानना चाह रहा हूं सर, क्योंकि आपकी पार्टी का गठबंधन हो चुका है, तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं कि उसके विरोध में है जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने पर। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बुरहान वानी आज की डेट में होता तो क्या आप इस पक्ष में थे कि अगर वो चाहता तो चुनाव लड़ा देना चाहिए था? इस पर मुझे जवाब दीजिए। देखिए, नंबर 1 बात राकेश जी, जब कभी हमने भाजपा पे अटैक कराया तो भाजपा वाले कम बोले, आप पहले बोले हैं। नंबर 2 बात, अगर कोई विपक्ष का नेता सरकार पे प्रेशर कर रहा होता है तो वो भाजपा के प्रवक्ता को बोलने दीजिए। मैं जो काउंटर पे बैठे हुए, मैं तो आपसे स्टैंड पूछ रहा हूं, अभी तो आपने कुछ बोला भी नहीं भाजपा पर, आपने तो अटैक भी नहीं किया चंद्रमोहन शर्मा। मैं तो आपसे आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूं इस मुद्दे पर। कर रहे हैं आप जलेबी क्यों बनाने लगे? बहुत ही आसान है, मुद्दे से भागने का बहुत अच्छा तरीका है। बोलते हैं आप, लगातार बोलते हैं। नहीं, एक मिनट शाजिया, मैं कह रहा हूं शाजिया रुक जाइए। अभी किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, अभी किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, सिर्फ चंद्रमोहन जी की आवाज अगले 1 मिनट ऑन एयर जाएगी। लेकिन चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी का स्टैंड, जो मैंने 2 सवाल पूछे, कोई बीच में नहीं आएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, हमारी इलेक्शन से रिलेटेड हमारी पार्टी का स्टैंड स्टेटहुड है, और जो देश जम्मू कश्मीर के अंदर जो विस्थापित हो गए तो उनको वहां पर जगह दिलाने का है। ठीक है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भाजपा की तरह दोरंगा स्टैंड नहीं है कि या तो वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, जब इलेक्शन करवाए तो वो फिर वो जमाते इस्लामी वाले पर बोलिए ना, इस बात का जवाब आप चुनाव लड़ना ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि उस पर प्रतिबंध हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, इस पर बोलिए ना सर। देखिए, मैंने आप रिप्रेजेंटेशन हमारा मुद्दा है। सर, जमाते इस्लामी पर बोलिए ना, स्थायी रूप से पूर्ण जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगे या हट जाए, जमाते इस्लामी के लोग डायरेक्टली चुनाव लड़े या ना लड़े, मुद्दा है। बुरहान वानी आज की डेट में होता तो चुनाव लड़वाना चाहिए था कि नहीं, अगर वो चाहता तो? इस पर बोलिए, इस पर आपकी पार्टी का राय रखिए। अंदर जम्मू कश्मीर की जनता को उनके पूरे अधिकार मिले, उस अधिकार की लड़ाई जमाते इस्लामी, हम इलेक्शन के साथ, चंद्रमोहन जी जमाते इस्लामी पर बोलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, चंद्रमोहन जी जमाते इस्लामी पर बोलिए, लड़ रहे हैं। जमाते इस्लामी पर बोलिए। जमाते इस्लामी पे भाजपा को जवाब देना है कि अगर जमाते इस्लामी आज भी गैर सामाजिक और गैर सैद्धांतिक दल है तो 10 साल से राज्यपाल का शासन होते हुए भी वहां पर इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? बैंड है साहब। अगर इस कंट्रोल के नाते वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो भाजपा सेंटर में बैठी हुई बड़े दुख के साथ मैं कैसे दे रही है? उस पर बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, आपकी पार्टी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में आपकी पार्टी का योगदान, लेकिन सर आज आप एक प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। आज आप ये खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं कि बुरहान वानी जैसे लोगों को चुनाव लड़ने का हक नहीं होना चाहिए इस देश में, लेकिन अगर वो मेन स्ट्रीम में आना भी चाहे तो। हम तो रह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं बोल पा रहा है कि आपसे पूछ रहा हूं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, भाजपा पर उसे इलेक्शन लड़वाना है कि नहीं? ठीक है सर, वो मैंने सुन लिया, मुझे पता है आप जमाते इस्लामी पर नहीं बोलेंगे, आप बुरहान वानी पर नहीं बोलेंगे, आपकी अपनी चुनावी मजबूरी, भगवान भला करे अपनी चुनावी मजबूरी का सर, भगवान भला करे। तो अब क्यों वो राजनीति क्यों कर रही है भाजपा? अच्छा, राजनीति कर रही है, ठीक है सर। 1 मिनट, गौरव कपूर एक और सवाल का जवाब, फिर वकार भट्टी आपके पास आऊंगा। ये कश्मीरी पंडित की वापसी हो जाए, टोकनिज्म में बिलीव नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा आपके राज में अत्याचार हो गया, अभी तक एक टिकट नहीं दिया, कितना ढोंग है सर आप लोगों के पास? जमाते इस्लामी से प्यार, कश्मीरी पंडितों से दूरी। देखिए, आपने डिसाइड करेंगे कि ये ढोंग है या प्यार है, ये क्या है। ये जम्मू कश्मीर की जो आवाम है और खासकर जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे साथ चलते हैं, वो बेहतर जवाब आपको देंगे जब जिस दिन इलेक्शंस होंगे। आपको ये पता लग जाएगा कि कश्मीरी पंडित के साथ हमारा ढोंग है या उनके साथ हमारा प्यार है। कश्मीरी पंडित बचे ही कितने की जवाब देंगे आपको? कितना छोड़ा है कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में? ये मैंने आपको कहा इस चीज का, आप थोड़ी देर इंतजार नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, कितना छोड़ा है, कितनी तादाद में कश्मीरी पंडित, कितनी कश्मीरी पंडितों की वापसी करा दी जब 90 के दशक में उन्हें बाहर होना पड़ा था? तो 90 के दशक में देखिए, जब जम्मू कश्मीर में हालात जब खराब थे, जम्मू कश्मीर को हालात को संभालने के लिए 96 में
फारूक अब्दुल्ला साहब के ही पांव सेंटर की सरकार में पकड़े थे कि उस वक्त आओ तो जम्मू कश्मीर को संभाले। अच्छा। जम्मू कश्मीर से अगर कश्मीरी पंडित के कश्मीरी पंडितों को बाहर जाने का जो उसका जो वो रीजन है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उल्टा आकर उस वक्त माहौल संभाला है। अच्छा। वो खराब किया है। बाकी मैं आपको, मेरा ख्याल जी एक जवाब मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, जो आप मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता से बार बार पूछ रहे थे। आप बुरहान वानी की बात कर रहे थे, मैं आपको उसका जवाब देता हूं। आप कहते हैं बुरहान वानी, देखिए जो भी यहां से इलेक्शन जम्मू कश्मीर से हिंदुस्तान से लड़ता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत लड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर उसको हक देता है वो इलेक्शन लड़ सकता है। देश उसी से चलता है। अगर गौरव भाई अगर आप बुरहान वानी जैसे लोगों का समर्थन कर देंगे सर, प्लीज ना, प्लीज सर, प्लीज मैं अपने आप पर इतना काबू नहीं रख सकता हूं। 1 मिनट गौरव कपूर, प्लीज रुक जाइए। ये नहीं ऐसी बात होती है सर, सब करिए लेकिन देश के लिए, चुनाव के लिए सब कुछ दांव पर मत लगा दीजिए। मुझे बताएं, चुनाव के लिए सब कुछ दांव पर मत लगा दीजिए सर, प्लीज रुक जाइए। ललित अंबरदार, कश्मीरी पंडितों से प्यार है, इसको मैंने ढोंग कह दिया तो इन्हें बड़ी दिक्कत हो गई। कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता जवाब देगी। अरे छोड़ा कितना है कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में। जो भी इलेक्शन लड़ता है तो आइन के तहत लड़ता है। और पहले आपको बताना चाहता हूं, आप जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं। जमात इस्लामी जो तालिबान है वो जमात इस्लामी के मदरसों में पैदा की गई, उनको पाला पोसा गया। जो 90 के दशक में जब तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया था तो जमात इस्लामी की जो पाकिस्तानी मस्जिदें हैं, पाकिस्तान में जमात इस्लामी की मस्जिदें, उनसे जो नारा लगा था वो आपको सुनाना चाहता, सबको इनको सुनाना चाहता हूँ। हम जश्न काबुल मना चुके, चलो अब कश्मीर चले, कश्मीर चले। और उसके बाद कश्मीर के अंदर जो हालात है वो आपको मालूम है उस पर क्या हुआ था। और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुस्तान विरोधी जो वहां पे जो सरकार रिजीम चेंज हुआ है और जो वहां पे हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हो रहा है वो भी जमात इस्लामी करवा रही है। और कश्मीर के अंदर जमात इस्लामी तो वो गढ़ माना जाता है, तभी तो उनके ऊपर बैन लगा हुआ है। अब कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी वहां पे कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरा मानना ये है कि इलेक्शन जो अभी हो रहे हैं वहां पे अनटाइमली है। और मुझे डर है कि कश्मीर अब नॉर्दर्न आइलैंड की तरफ, पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ जा रहा है। वहां पे इलेक्शन भी होंगे, आतंकवाद भी होगा और सबवर्शन जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है वहां पे, खासकर हिंदुस्तान की जो अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलते हैं, मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को ओरिजिनल इस्लामिस्ट बोलता हूँ, कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है। यानी कि आपने जिक्र किया था, आपने भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगा, तो मैं ओपनली बोलता हूँ कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पिछली वाली लोकसभा में, अभी जो लोकसभा चली गई उसके अंदर था अकबर लोन बारामुल्ला से एमपी लोकसभा का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का। जम्मू कश्मीर की असेंबली के मेंबर रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं और असेंबली, लाइव असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। बाहर जब पत्रकार पूछते हैं क्यों किया, बोले मैं मुसलमान हूं, भावुक हो गया। और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला क्या करते हैं, उसको तगमा देते हैं, उसको लोकसभा की टिकट देते हैं। और मेरा हैरान नहीं होता अगर वो हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा रखते और ये कांग्रेस और बाकी जितनी सेकुलर पार्टियां पीछे तालियां लगा दी। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने इसी पार्लियामेंट के अंदर जब अमरनाथ एजिटेशन हो रही थी तो उसने जो भाषण दिया था, क्या कहा था, अमरनाथ एजिटेशन किस लिए थी, वहां पे पहाड़ों के ऊपर जहां पे 6 महीने बर्फ पड़ती है, अमरनाथ यात्रियों के लिए टॉयलेट बनाने के लिए व्यवस्था चल रही थी, तो उमर अब्दुल्ला ने क्या भाषण दिया था, हमारी जमीन का मुद्दा था, हम अपनी जमीन के लिए लड़े और मरते दम तक लड़ेंगे। किसकी जमीन, ठीक सर, किसकी जमीन, ठीक। ललित भाई मैं आ रहा हूं, एक मेहमान रह गए वकार भट्टी। वकार भट्टी, चुनाव के लिए क्या सब कुछ दांव पर लगा देंगे? जी, पहली बात ललित भाई आ रहा हूं, थोड़ा समय दीजिए। वकार भट्टी बोलिए। पहली बात कि मैंने भी आज चुनाव नॉमिनेशन कोकरनाग अनंतनाग से किया है। आज मैं आपको एक बात तो जरूर याद दिला देना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है। अब जम्मू कश्मीर में मेरे जैसे नौजवान जिनको कल तक आप देशद्रोही बोलते थे, आतंकवादी बोलते थे, वो आज नौजवान असेंबलियों में आएंगे और इंशाअल्लाह अपने जम्मू कश्मीर। आपको किसने आतंकी बोला मेरे शो में? कभी मैंने बोला क्या आतंकी आपको? नहीं, आपको नहीं, लोगों की बात कर। नहीं तो लोगों की बात मत करिए ना सर, मेरे शो में बैठकर लोगों की बात मत किया करिए। आपको जम्मू कश्मीर में सड़कों पर किसने क्या कह दिया मुझे यहां मत सुनाया करिए। जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। चुनाव के लिए क्या सब कुछ दांव पर लगा देंगे क्या? मेरी बात पहले सुन तो लीजिए, आपने समझा नहीं। मैं सुन ही रहा हूं सर, मैं सुन ही रहा हूं। देखो मैं अपना बिजी टाइम, मैं कैंपेन से आपको टाइम निकाल के दे रहा हूं, प्लीज सुन लीजिए मुझे।
मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे, मेरे पर, आप जानते होंगे, आपको नहीं शायद पता हो, शायद थोड़ा पता भी हो, 2019 के बाद 2 देशद्रोह के केस और 3 153 के केस बीजेपी ने बुक करवाए और 3 सब के सब डिस्चार्ज हो गए, खारिज हो गए वो केस, और मुझे जेल रखा गया। बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों ने मेरे खिलाफ एफआईआर की। अरे तो वकार भट्टी, आप देश में इकलौते आदमी थोड़े नहीं है जिन पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ होगा। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे केस दर्ज हो गए हैं, और अगर गलत केस होता है तो डिसमिस हो जाता है, सही होता है तो आगे चलता है। ये रोना क्यों रो रहे हैं भाई? सर, जेल में रहना जो आपका, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? आप भुगतेगा। तो जाइए सर, कोर्ट में जाइए और कहिए कि जिन्होंने गलत केस किया इसका मुआवजा मुझे क्या मिलेगा। जाइए सर, आज हम लोग अदालतें हैं, सड़क पर फैसला थोड़े नहीं होगा। उसके लिए हमें मजबूर किया है बीजेपी की उस तानाशाही ने। बीजेपी ने जो 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर के हमारे जैसे नौजवानों के अंदर से ये जगाया है, और हमें जगाया है कि आओ इलेक्शन लड़ो और असेंबली में। तो सर इलेक्शन लड़िए, ये बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन लड़िए, और आप जैसा ही करना चाहिए कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, बंदूक लेकर सड़क पर नहीं उतरना चाहिए। बात नहीं करने जरा बीच में। मैं एक मिनट शादी आऊंगा इसके बाद, रुकिए। वकार भट्टी आप जमात पर बोलिए, जमात इस्लामी पर बोलिए। अब उसी पे आ रहा हूँ ना, बोलिए। अब मैं, आपने की जमात इस्लामी की बहन, जमात इस्लामी की बात की कि जमात इस्लामी बहन है जी, उनके जमात इस्लामी के कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भी जमात इस्लामी का हूं, मैं भी जमात इस्लामी को लाइक करता हूं, मैं भी जमात इस्लामी को फॉलो करता हूं। जमात इस्लामी कश्मीर का आईना है, हर नौजवान वकार भट्टी सुनिए, अरे वकार भट्टी सुनिए, वकार भट्टी जो पत्थरबाजों को प्रमोट करे, जो आतंकियों को फंड करे, वो आईना नहीं हो सकता जम्मू कश्मीर का। सुनिए ना, वो जम्मू कश्मीर का आईना नहीं हो सकता है, उसे हमेशा प्रतिबंधित रखेंगे और उसकी जड़ें खोद दी जाएंगी इस देश में, ये याद रखिएगा। उसकी जड़ें खोद दी जाएंगी, खत्म कर दी जाएंगी इस देश में। जमात इस्लामी को आतंकवादी बोलना बंद करें। जमात इस्लामी कोई आतंकवादी नहीं है। मैंने प्रतिबंधित संगठन बोला, सुनिए, मैंने प्रतिबंधित संगठन बोला, और जिस दिन भारत की सरकार उसे आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर देगी उस दिन मैं भी आतंकवादी संगठन बोलूंगा। लेकिन उस पर आरोप है कि उसने आतंक को प्रमोट किया, उसने पत्थरबाजों को प्रमोट किया, उसने आतंकी संगठनों को फंड किया। सुनिए, जिस दिन साबित होगा उस दिन चर्चा करेंगे दोबारा जमात इस्लामी। तो सर अभी एक लाइन लेकर चलिए कि जम्मू कश्मीर का आईना नहीं है जमात इस्लामी। सुनिए, और पहले सुन तो लीजिए। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की जमहूरियत में चुनाव लड़ रही है, इनके लिए है ना, इनके लिए है। सुनिए, बोलिए शादिया। जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कोकरनाग से, वहां का यासीन मलिक, बहुत देर तक सुना। सुनिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके दर्शकों को, सब लोग सुन रहे हैं, और ये 3 जो पार्टियां यहाँ बैठी हैं आपके सामने, ये वकार भट्टी जो कह रहे हैं कि मैं जमात इस्लामी का बहुत हम अपने हक को मांगने की कोशिश करेंगे। और मैं तो यासीन मलिक को भी कहता हूँ कि जेल से वो भी चुनाव लड़े। मैं तो मसद आलम को भी कहता हूँ चुनाव से, जेल से वो चुनाव लड़े। मैं तो नाइम खान को भी कहता हूँ, चुनाव लड़े। खुलेआम कह रहे हैं कि आप जमात इस्लामी को पसंद करते हैं। भाई साहब, आप देश से चुनाव लड़ने का पर्चा भर के आए हैं, और आप उनके साथ खड़े हैं जो अलगाववादी हैं, जो देश के टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, उनके साथ आप खड़े हैं इस वक्त, और आप अभी पर्चा भर के रहे हैं। इस तरह के लोग लड़ेंगे इलेक्शन हमारे देश में, मतलब शर्म आनी चाहिए। आपने पर्चा जो भरा है ना, भारतीय सरकार के तहत भरा है, भारत के चुनाव आयोग इसको करा रहा है। सुनिए, आप अलगाववादी के साथ खड़े हैं, अरे सुनिए वकार भट्टी, टुकड़े करना चाहते हैं वकार भट्टी, वकार भट्टी सुनिए, एक सुनना पड़ेगा आपको सुनना पड़ेगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपने अपने बाप की नहीं सुनी, मैं आपकी सुनूंगा। अरे चुप करो मैडम, जब अपने बाप की आपने सुनी, मैं आपकी सुनूंगा। आपको और मैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से कहूंगी, आपने अपने बाप की नहीं सुनी मैडम। जहर उगलने वाले लोग कैसे हैं, बाप इमाम था, जो मौलवी था, भारत के खिलाफ जो जहर उगलने वालों के साथ खड़े हैं, ये जहरीले शख्स हैं आप लोग। सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। 1 मिनट शादिया सुनिए। वकार भट्टी, किसी के बाप पर मत जाइए। आपको यहां पर इसलिए नहीं बुलाया कि किसी का खानदान आप देखिए। इनकी आवाज अभी डाउन रखिएगा। शाजिया अपनी बात पूरी करिए। और आपने मुसलमानों को देखिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये घाटी के मुसलमानों को अपनी तरफ मुतासिर करने के लिए और आकर्षित करने के लिए कह रहे हैं जमात इस्लामी जो कर रहा है सही कर रहा है। तो क्या आप देश के वो सारे मुसलमानों को, और खास तौर से घाटी के मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं कि वो अलगाव पसंद है, वो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स के साथ हैं? आप क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी तोहमत आप लगा रहे हैं मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों पर। वो देश का सच्चा है बाशिंदा, जो मुसलमान चाहे कश्मीर का हो चाहे कहीं और हो, और आप मुसलमानों को इस तरह से बदनाम नहीं करेंगे।
ये कहकर कि वो अलगाववादियों के साथ खड़े हैं। नहीं, एक चीज और बात है शाजिया, एक और बात है, और इसके लिए मैं ललित अंबरदार के पास जा रहा हूं। ललित अंबरदार, वकार भट्टी पिछली बार भी शो में थे। यासीन मलिक की तरफदारी, जो आदमी जेल में बंद हो, जिस आदमी ने वायुसेना के जवानों पर गोलियां चलाई हो, जो यहां पर अलगाववाद को प्रमोट करता रहा हो, जो दूसरे के बच्चों को यह कहे कि जाओ पत्थर चलाओ अपने बच्चों को बाहर भेज दे पढ़ने के लिए, जिस आदमी की बीवी अगर मैं ठीक हूं आप करेक्ट करिएगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सलाहकार बन जाए, वहां पर जाकर संगठनों के साथ खड़ा हो, उस आदमी को यह वकार भट्टी अपना आदर्श मानते हैं। यासीन मलिक, मैं क्या बताऊं आपको, ये तो शुरुआत है। आने वाले दिन में दुखे जैसे इलेक्शन की कैंपेनिंग बढ़ती जाएगी। कश्मीर की तरह कश्मीर के अंदर से आपको सिर्फ इस्लामाबाद प्रेरित जहर उगला जाएगा। कॉम्पिटिटिव कैंपेनिंग होगी वहां पे, और किसी भी प्रकार से जो हिंदुस्तान के खिलाफ ज्यादा बोलेगा, पाकिस्तान से नजदीकी करेगा, दिल्ली से दूरी दिखाएगा, वो किले की कोशिश करेगा। क्यों? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अभी श्रीनगर से एमपी चुना हुआ है, उसने किसी इंटरव्यू में बोला कि आपको मालूम है जो 1990 में रिबेलियन हुआ था कश्मीर में दोबारा होगा। इंटरव्यू ने पूछा कि आप धमकी दे रहे हो? कहते नहीं, मैं इस समाज से आता हूं, यही होगा। ये है कश्मीर, जिस कश्मीर के अंदर हिंदुओं को रेपिस्ट मर्डर, मास मर्डर खुले घूम रहे हो। आप क्या समझते हो उस समाज के अंदर क्या होगा? मुझे तो तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है उन कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर जिन्होंने जुर्रत की 370 हटाने के बाद तिरंगा छाती पे लेकर घूम रहे थे। उनकी हालत क्या होगी? क्योंकि आपको याद होगा इख्वान मुसलमीन जिन्होंने दक्षिण कश्मीर के अंदर एक एक इन्हीं मुजाहिदीनों को खत्म करवा दिया था और उनको एक एक करके मार दिया गया। हिंदुस्तान के गाने गाते हुए, हिंदुस्तान के लिए गाने गाते हुए उन इख्वानी को मार दिया गया, उनको डकैत डिक्लेयर कर दिया गया, और हमने हमारी सिक्योरिटी फोर्स यहाँ आंख तले हुआ। तो मुझे डर है उनके लिए जो झंडा लेके बाहर निकले थे। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों इलेक्शन हुआ। देखिए सुनिए, जिस जवाहरलाल नेहरू ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 370 देके एक सल्तनत हाथ में दी थी, उसी जवाहरलाल नेहरू ने उसी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 10 साल से ज्यादा जेल में रखा था देशद्रोह के ऊपर। तो कश्मीर को लेकिन ललित भाई, जो आपने अभी बात बताई, गौरव कपूर क्या जवाब है आपके पास? 370 क्या जवाब है? कैसा माहौल आप लोग बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में? एक मिनट ललित भाई, आपकी इस बात का मैं जवाब लेता हूँ। 370 का स्पेशल स्टेटस दिया गया, ये इसमें महाराजा हरि सिंह का बहुत बड़ा रोल है। आप इस चीज को पहले क्लियर कराइए। क्या कह रहे फरमा रहे? 370 की जो आप बात कर रहे हो, ये महाराजा हरि सिंह की देन है। सबसे पहली बात मैं आपको चीज बताऊं, जिसको आप कह रहे हैं शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू। अब महाराजा गिराज को 13 जुलाई को जिल्लत करते थे डोगरों की, और सुनते थे उसको। आप उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के माफ्तार हो। हर 13 जुलाई को कश्मीर डोगरों की जिल्लत होती थी, ऑफिशियल लेवल पे होती थी। अब उसी महाराजा की बात करो, और महाराजा ने जो कश्मीर के लिए किया था, उसी महाराजा के विरोध में जो पूरी मुहिम चली वहां पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अगेंस्ट थी। अब उनका हिस्सेदारी कर रहे हो। डोगरों की हर साल जिल्लत होती है, उसका हिस्सेदारी करते हो। और सुनिए, आप जो कुछ कर रहे हो कांग्रेस को, और आपको बताना चाहता हूं, इस इलेक्शन के बाद पूरी पोलराइजेशन होगी। जम्मू कांग्रेस को श्रीनगर के अंदर कौन सा सीट मिल गया? बीजेपी को कौन वोट देने वाला वहां पे? आप जम्मू हिंदुओं का होगा, डोगरों के लिए होगा, और कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के लिए यूनियन टेरिटरी में तभी कश्मीर चाहत खत्म होगा। आप इलेक्शन के चक्कर में बैठे हुए हो। हिंदुस्तान में वहां पे सबवर्शन है। आपका जो उमर अब्दुल्ला है, क्या उसको मानते हो आप? उसको जब अमरनाथ के टाइम बोला था, कुलदीप कुमार बोलिए जम्मू का जवाब ले लेते हैं। ललित अंबरदार जवाब ले लेते हैं। बोलिए गौरव कपूर, बोलिए। ललित अंबरदार एक मिनट रुक जाइए, बोलिए गौरव कपूर। आप मेरी एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, जिनके फेवर में ये लोग बैठे हैं, यहाँ साजी अलमी जी बैठी हैं भाजपा की, और ये जो भाई साहब हैं, एक तरफ आज तक कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बदल चुके हैं, जम्मू कश्मीर अब वो नहीं रहा। दिल्ली की सरकार ने जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बना दिया। जब ये सब कुछ बना दिया तो फिर आपको इस चीज का डर क्यों है कि दोबारा ये चीजें होंगी? इसका मतलब आपने ग्रास रूट पे काम नहीं किया। आपने जितना काम किया के परिवार तो कोई नहीं मरता। गरीब मुसलमान का बेटा मरता वहां पे, और आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं मुजाहिदीन कौन है? वो हिजबुल मुजाहिदीन जमात इस्लामी की पार्टी है। अली शेख गिलानी किसका था? आजादी बड़ा इस्लाम के नारे लगाता था, वो किसका था? नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप एक जमात इस्लामी का था। नेशनल जितना भी कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेवार है। मुझे लगता है कि उस वक्त जब माइग्रेशन हुई तो उस वक्त इस स्टेट में गवर्नर साथ थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं था।
आप अगर वो गवर्नमेंट जो होता है वो किसके अंदर वो काम करते हैं आपको पता है, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, मैं आपको फिर कहता हूँ गौरव कपूर सुनिए ना, गौरव कपूर सुनिए ना, गौरव कपूर 1 मिनट ललित अंबरदार रुकिए। गौरव कपूर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इमेज बनाने की कोशिश नहीं हो रही है। आप लोगों ने अपनी इमेज ऐसी बना ली है सर। आप लोगों की उसके बाद भी सरकार रही, कितने कश्मीरी पंडितों को हाथ पकड़कर यह कह दिया आओ घाटी में रहो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। कितने कश्मीरी पंडितों के घर के बाहर आप खड़े रहे। आज टिकट देने की बात, आज प्रतिनिधित्व देने के सवाल पर सर आपने दोहरा रवैया आज दिखा दिया कि टोकनिज्म में बिलीव नहीं करते हैं। सुनिए सर, कश्मीरी पंडित जो है वो जम्मू कश्मीर की जो पहला है उसका कश्मीरी पंडित, कश्मीरी जितना कश्मीरी मुसलमानों का कश्मीर है। नहीं, एक मिनट सब शांत होंगे सर। ये बातें ना आप जितना कह रहे हैं सुनने में अच्छी लग रही हैं। इतना अमल किया होता तो कश्मीरी पंडित भागे नहीं होते वहां से। इतना अमल किया होता तो कुछ भी कश्मीरी पंडित 10 कश्मीरी पंडित के नाम गिनवाने में सक्षम होते। इन 10 कश्मीरी पंडितों का हमने हाथ पकड़कर बसवा दिया, लेकिन नहीं किया सर आप लोगों ने ऐसा। नहीं किया आप लोगों ने ऐसा। बोलिए वकार भट्टी। रुकिए आ रहा हूं चंद्रमोहन जी, इसके बाद वकार भट्टी बोलिए, जल्दी बोलिए, 30 सेकंड में बोलिए। पहली बात हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अनंतनाग से एक कश्मीरी पंडित को मैंडेट दिया है। पहले इस बात को आप समझ लीजिए कि हमारी जो पार्टी है, जनाब सैयद अल्ताफ बुखारी साहब जो प्रेसिडेंट है जिसके, उन्होंने खुद एक कश्मीरी पंडित को अनंतनाग सीट से उतारा है। तो सोच सकते हैं कि हमारी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के अमन, जम्मू कश्मीर के पीस के लिए काम करती है। और साथ में जमात इस्लामी को भी चुनाव लड़ने की उतना ही हक है जितना आपको फारूक अब्दुल्ला साहब को। नहीं है वकार भट्टी प्लीज, नहीं है जमात इस्लामी को जो आतंकियों को प्रमोट कर रहे, जो पत्थरबाजों को प्रमोट करे, जो फंडिंग करे, उससे कोई हक नहीं चुनाव लड़ने का। जब तक उसे एजेंसियों से क्लियरेंस नहीं मिलेगी उसको नहीं हक चुनाव लड़ने का। उसका कोई हक नहीं है। क्या बात है, क्या जो जम्मू कश्मीर का आइन में हक अपना रखे और उसमें आके लड़ना चाहे तो उसका कोई राइट नहीं है कि वो आके इलेक्शन लड़ पाए। देखिए जनाब, अगर जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के अंदर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, देखिए शाजिया मैं इसके बाद आ जाऊंगा, रुक जाइए, बोलिए 1 मिनट रुक जाइए। आपने बहुत देर बोला आपकी पार्टी के नेता जमाते इस्लामी को सेकुलर बताते हैं, तो सर आप लोगों की इस सोच पर भी मैं क्या ही बोलूं। बोलिए वकार भट्टी 10 सेकंड और जमाते इस्लामी एक अमन पसंद तंजीम है जो जम्मू कश्मीर का विकास चाहती है, जम्मू कश्मीर में अमन चाहती है, जम्मू कश्मीर में भाईचारा चाहती है। जमात इस्लामी को साजिश से मोदी ने वकार भट्टी अब शांत हो जाइए, इससे अधिक नहीं सुन पाऊंगा भाई। अमन पसंद है, अमन पसंद है जो पत्थरबाजों को प्रमोट करे, आतंकी संगठनों को फंड दे, वो अमन पसंद है आपकी नजर में सर। तो आपकी अमन पसंद नहीं लगते हैं मुझे। तो फिर शाजिया बोलिए। नारा है आजादी बारा इस्लाम इन कश्मीर, कश्मीर में इस्लाम को आजादी, ये जमात इस्लामी का नारा है। हाफिज सईद को आजादी से 1 मिनट रुक जाइए, रुकिए सब रुक जाइए। शाजिया 10 सेकंड अपनी आखिरी बात रखिए, 10 सेकंड। पार्टी है आप आजादी से लेके आजादी चाहिए। देखिए जमात इस्लामी अगर वाकई में इनके हिसाब से अमन पसंद है और सेक्युलर पार्टी है तो उस हिसाब से तो हाफिज सईद को मदर टेरेसा अवार्ड दे देना चाहिए। मतलब उनको तो नोबेल पीस प्राइज इनका बस चले तो शाजिया पे भी दे। शांति इकबाल शाजिया अगर ये जिस लाइन पर बात कर रहे हैं इनका बस चले तो ये दे ही दे जो आप बात कर रही हैं। चंद्रमोहन जी मैं फिर आ रहा हूं सर आपके पास, मुझे एक लाइन में नहीं, अब वक्त बिल्कुल नहीं है। चंद्रमोहन जी एक लाइन में आपकी पार्टी का स्टैंड फिर से आप देश के सामने साफ करना चाहेंगे या जमात इस्लामी के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे? जम्मू कश्मीर में रुक जाइए, सबकी आवाज डाउन है, सिर्फ चंद्रमोहन जी। भाजपा ने कितने कश्मीरी पंडितों को टिकट दिया ये बताए। भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया पीडीपी के साथ सरकार बनाने के बाद। चलिए सर हो गया, वक्त इतना ही है। प्लीज सर मैं आपसे पूछा मैंने कि आपकी पार्टी का स्टैंड, आपसे पूछा जमात इस्लामी पर आपका स्टैंड, आप भाजपा पर चले गए सर। कोई जमात इस्लामी को अमन पसंद बताए, अजीब हाल है देश में। चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी